हमारी गहरी आदत है, वो आदत ने हमें ब्रेक डाउन किया है। हम समझते थे कि हमारी शरीर के अंदर जो बीमारी आई है, उस बीमारी का कारण कुछ रेस्टोरेंट का खाना, कुछ तेल मसालों का सेवन, कुछ नॉनवेज का सेवन, कुछ चाय दूध कॉफ़ी, सिगरेट या फिर अल्कोहल का सेवन, ये सारी बातें हमारी बीमारी के रूट कोज हैं, ऐसा हम कुछ समझते थे। एक्चुअल में ये सारे रूट कोज हैं ही। ये सब कुछ करने से भी बीमारी तो आती ही आती है, लेकिन मुख्यत्वे जो जड़ है बीमारी की, वो ज़रूरत से ज़्यादा हमने खा लिया। जितनी शरीर को ज़रूरत थी उनसे ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, और काम करने से पहले, मेहनत करने से पहले खा लिया। लोग गलत गलत खाते हैं दुनिया में, हम देखते हैं बहुत कुछ गलत खाते हैं। मजदूर लोग हैं या फिर कोई ऐसे एथलेट हैं, बहुत कुछ सारा खा जाते हैं। उसमें गलत भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो मेहनत से पहले नहीं खाते, या फिर इतनी श्रम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसकी मात्रा में भोजन का अनुपात होता है। तो इनके कारण भी शरीर में संचित मल का जमा नहीं होता, और व्यक्ति लंबे समय तक गलत आहार लेते लेते भी हो सकता है कि बीमार ना हो। आजकल की जीवन शैली, लाइफस्टाइल जो चीज़ हैं, वो सारी गलत हो चुकी है, और हमारे जीवन से श्रम भी निकल गया, और साथ साथ में गलत भोजन तो पहले भी करते थे हमारे दादा दादी, और आज हम भी कर रहे हैं। काफ़ी वो बहुत कम बीमार थे ऐसा नहीं कहेंगे, कोई कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं। कल हमने कुछ दूध के विषय में एक वीडियो हरियाणा में बनाया था, आज 1 लाख लोगों ने देख लिया। तो उसमें सभी लोगों का कहना था, कमेंट्स आए थे कि भाई हमारे दादा दादी पूर्वज तो मूर्ख नहीं थे। पूर्वज जो थे वो मूर्ख तो नहीं थे, वो तो बहुत अच्छे तरीके से दूध दही छाछ का सेवन करते थे, बड़े मजे से करते थे। और कुछ कुछ बड़ी उम्र में, 70-70 साल की उम्र में, आज के दिन में भी ऐसे लोग हैं हरियाणा में या फिर पंजाब में, जो 2-3 लीटर घी का सेवन भी खड़े खड़े पी जाते हैं। तो इनको सही भोजन ठहराना भी गलत बात है। हमें सबको पता है कि हमारे पूर्वज है या फिर जो भी हमारे आगे की जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी में हमने छोटी बड़ी बीमारियां तो देखी ही देखी है, इसमें कोई अछूता नहीं था। सर्दी, बलगम या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हमने अपने ही दादा दादी से मुख से सुनी है कि उनको दमा हो गया, उनको प्रोस्टेट की तकलीफ हो गई, तो और कई बार तो एग्जामाइन भी, उनका निदान भी नहीं हो सकता था। बेचारे कहते थे यहाँ दुख रहा है, नीचे के भाग में दुख रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बीमारी का कोई नाम नहीं था। लंबी आयु भी भोगते थे, 100 साल तक भी जी के जाते थे, लेकिन पूर्णतः निरोगी जीवन न आज है न पहले था। हो सकता है आज से बेहतर था स्वास्थ्य, जबकि दवाइयाँ भी नहीं थी, डॉक्टर की फैसिलिटीज भी नहीं थी, स्पेशलाइजेशन भी नहीं था कि नाक का अलग, आँख का अलग, कान का अलग, बालों का अलग। आज एक एक चीज के एक एक डॉक्टर बनते जा रहे हैं। फिर भी पुराने समय में डॉक्टर, दवाखाने, चिकित्सालय भी कम थे और विद्यालय भी कम थे। जैसे जैसे विद्यालय बढ़ते गए, पढ़ाई जितनी बढ़ती गई ना, उसके अनुपात में चिकित्सालय दुगने बढ़ते गए। जितनी पढ़ाई बढ़ी ना, उससे 10 गुना चिकित्सालय बढ़े हैं। तो कुछ न कुछ हमारी शिक्षण प्रथा जो हमें सिखाया जा रहा है, वो बहुत गलत दिशा का ज्ञान हमारे अंदर आ गया है, और उन्हों को ही हमने सही मान लिया कि यही सही बातें हैं। देखो जी, इतना गलत मिथ्स हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि व्यक्ति शाम का भोजन करने के बाद 100 कदम चलेगा ही चलेगा। उनको एक अच्छा स्वास्थ्य का जानकार व्यक्ति कहा जाता है कि भाई भोजन के बाद एटलीस्ट सीधा बेड पे नहीं जाना है, हमें थोड़ा श्रम करना है,
पेट थोड़ा हल्का कर लेना है, बाद में बेड पे जाना है। और इनको आज आयुर्वेदाचार्य सब लोग क्या मान रहे हैं? सही मान रहे हैं। और हम कुछ टेम्पररी समय के लिए गुड फीलिंग में भी आ जाते हैं, तो उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दैट्स राइट, ये नियम अच्छा है। एक्चुअल में ये बातें इतनी उल्टी है कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि जब आप भोजन के बाद श्रम करते हो, नियम है पहले श्रम करो, खूब थको, शरीर को थकाओ, बाद में आप वर्क के बाद फूड दो। हमने उनको क्या कर दिया? सालों से अलग कर दिया। पहले फूड ले लो, फिर वर्क के ऊपर जाओ। आज आम आदमी भी क्या करता है? सुबह सुबह एक बढ़िया सा नाश्ता करके फिर अपना काम के ऊपर जाता है। पहले फूड ले लिया, फूड एंड देन वर्क। सारी स्वास्थ्य की गंगा हमने उल्टी बहा दी है, और इनके कारण ही विद्यालयों की बढ़ोतरी में चिकित्सालय बढ़ गए हैं। श्री रामचरितमानस आधारित शिव रचित जीव परमात्मा शिव ने ये नीति नियम सिद्धांत दिए हैं। यहाँ से ऐसा भी नहीं कहते हैं कि हमने कुछ थोड़ा बहुत जान लिया, कोई ऊपर से बताया और हमने आपको कह दिया। ये सारी बातें हमारे शास्त्र ग्रंथ आधारित अप्रूव्ड साइंटिफिक एविडेंस के साथ ये सारी बातें हमारे सामने रखी है। IASS करके ट्रस्ट है, संस्थान है मेरठ में, उन्होंने तो सालों से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हर एक सिद्धांत के ऊपर। जो आज चिकित्सा विज्ञान के अंदर गलत बातें बताई है, उनको पूरे उल्टे तरीके से बताकर आज लोगों के अंदर जागृति ला रहे हैं। हम समझते हैं बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें छोटी छोटी बातों को परिवर्तन करना पड़ेगा। उनमें से सबसे गलत बात कि हमें भोजन पका कर खाना चाहिए, हमें भोजन पका कर खाना चाहिए, यही सबके दिमाग में भरा है। और कहते हैं कि अगर पका कर नहीं खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, थोड़ा नरम करके खाना है। एक्चुअल में ये साइंस भी बिल्कुल ही गलत आ गया। सब्जियां कच्ची नहीं खानी है, कच्ची सब्जियों में पेस्टिसाइड्स लगते हैं, और अगर इनको थोड़ा पका दिया जाए तो पेस्टिसाइड मर जाएंगे और पचने में भी हल्की हो जाएगी, है ना। ये सारी बातें हमारे दिमाग में जब NDS नहीं था तब ये सारी बातें काम कर रही थी, और हम उनको उबाल कर स्टीम करके नरम नरम बनाकर पेट में डाल रहे थे। अब NDS आपको बता रहा है कि पुराने दिवाली के समय घर की सफाई करते हैं। मैं तो कहता हूँ हर दिन दिवाली है, और NDS में तो हर दिन दिवाली है, क्योंकि NDS में हर रोज साफ सफाई होती है दिमाग की। कुछ भी सुनो, कुछ भी लेक्चर सुनो, कुछ भी बातें सुनो, यहाँ धूम जारे होते रहते हैं, साफ सफाई होती रहती है। गलत बातों को निकाला जाता है, सही बातों को बिठाया जाता है। सही मानना, सही जानना, ये दो बातें बहुत जरूरी है। पहले तो सही कम से कम जानो, सही जानने के बाद विश्वास आए या ना आए, आप फिर प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिकली आप अप्लाई करके देखो। तो एक एक बात बिठाते बिठाते मैं समझता हूँ 5-15 दिन की बात नहीं, सालों लग जाते हैं। और तब हमारा बॉडी, हमारा इंटेलेक्चुअल सारी चीज़ों को एकदम से पकड़ लेता है, दैट इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग। चिकित्सा क्या कह रही है, NDS की ईश्वरीय चिकित्सा क्या कह रही है, ये सारे बातों के सेपरेशन अपने दिमाग में क्लियर हो जाते हैं, माइंड ब्लरिंग कंप्लीटली निकल जाता है। लेकिन उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी, सही बातों को जानना पड़ेगा, अपने जीवन को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। न भी कर पाए, पॉसिबल नहीं है हर एक चीज पहले ही दिन से एकदम से यू टर्न लेना संभव नहीं है। एक एक बातों को जोड़ते जाओ, एक एक बातों को जोड़ते जाओ। 8 घंटे का फास्टिंग कहा जाता है, नहीं हो रहा है, आधे से शुरुआत कर दो, 4 घंटे से शुरुआत कर दो फास्टिंग की। लेकिन लोग एक्सक्यूज करके निकल जाते हैं कि 8 घंटा पॉसिबल नहीं है, एनिमा लेना पॉसिबल नहीं है 3 बार। तो हर एक चीज से वो रिवर्स होने के बाद आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होने वाली
नहीं है, आपको कहीं से भी शुरुआत करनी पड़ेगी। आपके सामने आपने जो वीडियो देखा अभी स्क्रीन के ऊपर, सिर्फ वो भाई जी जो फरीदाबाद से आए हैं, 8 दिन का सिंपल अनुभव है, बहुत ज्यादा एनडीएस के बारे में नहीं जानते थे। 8 दिन में उन्होंने देखा कि खटिया में लेटे लेटे बैठे बैठे 6 किलो वजन कम किया। मोटे लोगों को जिनका वजन 120 से ऊपर है, अगर उनको लेटा कर भी 6 किलो कोई कम कर दे किसी भी तकलीफ के बिना, तो उनको तो सरप्राइज लगेगी। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा का अंत हुआ यहाँ आकर, ग्रेटिट्यूड में आकर, क्योंकि सही बातें आप समझने जाएंगे तो 1 साल लगेगा। ग्रेटिट्यूड वेलनेस सेंटर एक ऐसा आश्रय स्थान है जहां आपको कुछ मान्यताएं जो हैं एनडीएस की, वो प्रॉपरली एप्लीकेबल कर देते हैं। हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि एक एक बात को समझो बाद में अप्लाई करते जाओ। और चमत्कार 1 सप्ताह में, 10 दिन में स्वास्थ्य का प्राप्ति होना संभव हो जाता है। उनका प्रोस्टेट की काफी समय से तकलीफ चल रही थी भाई जी को। अभी प्रोस्टेट की तकलीफ वाले मेरे पास काफी समय से 7-8 साल से आ रहे हैं, बता रहे हैं वो डाइट कर रहे हैं, वजन के हिसाब से सलाद खा रहे हैं, वजन के हिसाब से बाद में रोटी भी खा रहे हैं, उस टाइप का मिलेट्स हल्का भोजन कर रहे हैं, फिर भी कमर में हल्का दर्द रहता है, सिकाई भी साथ साथ में चलती रहती है। तो जहाँ मिलेट्स नहीं, जहाँ अनाज दालें नहीं, वहाँ स्वास्थ्य प्राप्ति चुटकी बजाते मिल जाती है। और हम समझते बिना अनाज के तो यार मर न जाए। वो छोटी बच्ची का आपने अनुभव सुना, जो 12-15 साल की लड़की जो बिना रोटी के, बिना कोई चावल के 8 दिन मजे से रही, दौड़ती रहती थी किचन में, 2-2, 4-4 घंटे बहनों के साथ काम करती थी। बिकॉज भोजन कोई शक्ति का स्रोत नहीं है, उसमें भी खास करके पकाया हुआ भोजन। फूड इज ए मेडिसिन, ऐसे हम कहते हैं, आहार ही औषध है। आज का दिन का टॉपिक भी यही है कि अगर आहार को सही तरीके से समझ लिया जाए, सही भोजन का चुनाव कर लिया जाए, सही आहार में परिवर्तन लाया जाए, तो स्वास्थ्य प्राप्ति करना बाएं हाथ का खेल है। हमारे बीच में भी भाई जी बंसल जी बैठे हैं, सुरेश भाई जिन्हों का एक सुंदर अनुभव है, संजीव जी भी आए हुए हैं यहाँ। संजीव जी ने तो खुद के स्वास्थ्य में परिवर्तन तो कर लिया, लेकिन ये विश्राम स्थल ही बना दिया कि हर एक व्यक्ति को ज्यादा लंबा चौड़ा समझने की, सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ आ जाओ और फिट हो जाओ। तो आज ऐसे ऐसे सेंटर्स पूरे भारत में खुल रहे हैं। मेडिसिन फ्री कंसेप्ट, फिर दूसरा है एक्सरसाइज फ्री कंसेप्ट, और तीसरा मनी फ्री कंसेप्ट। मनी फ्री भी मैं इसलिए कहता हूं, मुझे भी सरप्राइज लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। संजीव जी ने अपना डिसीजन दिया कि भाई जी नीचे बेसमेंट में है ना, 700 रुपए में हम खाना पीना रहना सारी सुविधाएं और आपका कंसल्टिंग। लेकिन यहाँ का मेन कंसेप्ट है आहार ही औषध है हमारा। फूड इज ए मेडिसिन। सही भोजन हो हमारा, साथ साथ में सही सोच हो हमारी, सही दृष्टि हो हमारी, तीनों चीजें जरूरी है, तब बदले स्वास्थ्य धारा। स्वास्थ्य धारा को परिवर्तन करने के लिए हमें अपनी भोजन को सही करना पड़ेगा, चुनाव सही करना पड़ेगा, सोच भी सही करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ ब्रह्मा कुमारी के जो राजयोग मेडिटेशन है, सुबह सुबह आपको यहाँ करवाए जाते हैं, सत्संग भी करवाया जाता है। एक आध्यात्मिक माहौल के अंदर अपने मन को भी तैयार करना बहुत जरूरी है। जब आप मेडिटेशन करते हो, एलोपैथी में भी आज तो डॉक्टर लोग कहने लगे हैं कि मेडिटेशन इज ए गुड मेडिसिन, लाइक मेडिसिन की तरह ही मेडिटेशन काम करता है। अपने विचारों का प्रभाव भी हमारे इंटरनल ऑर्गन के ऊपर काम करता है, जैसे भोजन असर करता है एक एक ऑर्गन के ऊपर। आप तला हुआ खाएंगे तो, घी खाएंगे तो गले में खाराश आएगी, चिकनापन आएगा, बलगम बनेगा। भोजन जैसे एक एक ऑर्गन के ऊपर डैमेज कर रहा है, ऐसे हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं भी
हमारे शरीर के ऊपर असर डाल रही है, एक एक ऑर्गन को डैमेज कर रही है। हमें पता है कि हमारी भावनाएं, पावर ऑफ इमोशन कैसे कैसे होते हैं। एंगर होता है, वरी होती है, चिंता, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे ऑर्गन को डैमेज कर रही है। जैसे फियर होता है, फियर ज़्यादा रखने वाले लोगों की, आपको जानकर थोड़ा सरप्राइज लगेगा, जो लोग फ्यूचर का फियर ज़्यादा रखते हैं, कल जाके क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, वो फियर जो सेव करते हैं, उनकी किडनियां की कार्य क्षमता कम होने लगती है दिन ब दिन। क्या होता है? आगे की भविष्य की चिंता कि कल जाके हमारे पार्टनर, हमारा बेटा हमारे साथ नहीं रहेगा तो, हमारे पति हमारे साथ नहीं रहेंगे तो। एडवांस का फियर रखने से किडनियां खत्म होती है। हम सोच रहे थे कि किडनी क्यों फेल हो गई, जाने अनजाने में हम फ्यूचर क्या फियर हमारे दिमाग में सेव रहता है। और दूसरा, छोड़ने की भावना, थोड़ा छोड़ने की भावना भी रखनी है, लुटाने की भावना। अगर किडनी के पेशेंट लुटाने की भावना रखेंगे, तन मन धन अपनी योग्यता जो भी है बांटेंगे, इनसे भी किडनी की कार्यक्षमता बढ़ती है। हमने पावर ऑफ इमोशन को उल्टा कर दिया और फियर को डिलीट कर दिया, कल जाके जो भी होगा देखा जाएगा। तो इनसे भी किडनी फिर रिवर्स होना शुरू हो जाती है। कैसा भी फेमिलियर मुझ पे ताव देने वाला हो, अगर एक बार किडनी खत्म हुई, उनको तो लगेगा कि अरे यार मैं तो मर जाऊंगा, मेरे फैमिली का कल जाके क्या होगा। और वो जो फियर पकड़ लेता है उनको, वो इनका क्रिएटिन को कितनी भी ट्रीटमेंट होने के बाद सेट होने नहीं देता। तो पावर ऑफ इमोशन भी अपने आप को अंदर से, रूट से, इमोशन से भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि गुड फ्रेंड्स इज ऑल्सो मेडिसिन। अच्छे दोस्त, अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले दोस्त अगर हमारे आसपास है, हमें पॉजिटिव एनर्जी देने वाले लोग हैं, तो हमें इस नेगेटिव इमोशन से बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए बीमार व्यक्ति देखो, एक अच्छे पॉजिटिव व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहना पसंद करेगा, क्योंकि वो हीलिंग अपने आप मिलती रहती है। तो ये भी फूड ही है। एक्चुअल में देखा जाए तो हम फूड, रोटी दाल चावल, स्थूल भोजन को भोजन समझ रहे थे, लेकिन जो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें मिलते हैं वो भी हमारा सूक्ष्म भोजन है। क्या कहेंगे? सूक्ष्म भोजन है। वो सूक्ष्म भोजन को भी हमें अटेंशन देकर ग्रहण करना है। जो गुड फ्रेंड से हमें जो फीलिंग्स मिल रही है, वाइब्रेशन मिल रही है, सिंपैथी मिल रही है, इट्स अ फूड। तो इस प्रकार से अगर हमारे अंदर ज्यादा चिंता बनी रहेगी, चिंता, वरी, पेट संबंधित सारी बीमारियों की जड़ चिंता है। और चिंता से कौन अछूता है? कोई नहीं। जिसके पास 99 रुपए हैं, उनको 100 रुपए बनाने की चिंता लगी पड़ी है। 99 है, इसकी वो सेटिस्फाइड नहीं है। परिवार के सदस्यों की चिंता, हमें पता नहीं है कि ये चिंता हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम को खराब कर रही है। और आंतड़ियों की, छोटी आंत की, बड़ी आंत की, आमाशय की, पैनक्रियास की, गोल ब्लेडर की, जितने भी, लीवर की, जितने भी चीजें हैं जो डाइजेस्टिंग सिस्टम में यूज हो रही है, वो सारी चीजें आपको चिंता खा रही है। हमारे 2-3 जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं, मैं हूं ना। हमें परमात्मा के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि परमात्मा मेरे साथ है, वो मेरी हर खबर रखता है, उनको मुझसे ज्यादा उनको मेरी चिंता है। तो चिंता से भी मुक्त हो। और इनका ऑपोजिशन में क्या कहेंगे? चिंता नहीं होगी तो क्या होगा? आनंद ही आनंद, आनंद होगा हमारे जीवन में। और सही आनंद लेने के लिए पहाड़ों में घूमना पड़ेगा कि रेस्टोरेंटों में जाना पड़ेगा? मॉल्स में हम गए थे अभी 2 दिन पहले, एलाइंट मॉल, इतना सुंदर मॉल कि जैसे चारों तरफ इत्र की खुशबू ही खुशबू आ रही थी। तो मैं तो अंदर गया, मुझे आदत नहीं है ऐसे प्राइवेट प्लेसेसों के ऊपर घूमना, ये वो, थोड़ा परचेस करना था 1-2 चीजें।
लेकिन मुझे सफोकेशन होने लगता है इस माहौल में, आर्टिफिशियल माहौल में। कितनी भी चकाचौंध हो, लाइट्स हो, लाइटिंग इतनी अच्छी हो, एक एक अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ शोरूम्स हो, लेकिन इसमें हम एनर्जी गेन नहीं करते, हम वहाँ एनर्जी लॉस करके आ जाते हैं। तो हमारे इमोशंस, अगर हमें सही आनंद लेना है, आनंद आर्टिफिशियल आनंद लेना है तो बड़े मजे से मॉल में जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, या फिर अच्छा रेस्टोरेंट चुनाव करके अपनी मन पसंदीदा भोजन का ऑर्डर कर दो, या फिर मूवीज देख लो, वेब सीरीज देख लो। ये शॉर्ट टर्म इंजॉयमेंट के इंस्ट्रूमेंट सारे हैं। उनसे हमें डोपामाइन भी आता है, अंदर से खुशी भी मिलती है, बट इट्स अ टेम्पररी हैप्पीनेस, 5-15 मिनट के लिए। और कई कई बार ये टेम्पररी हैप्पीनेस बड़े दुख का कारण बन जाती है। तो परमानेंट हैप्पीनेस लाने के लिए हमें सिखाया ही नहीं गया, हमारे टीचरों ने कभी बताया ही नहीं। आप सभी अपने इतनी लंबी आयु में, जीवन काल के दौरान आपने सभी ने अनुभव किया है कि जब यार किसी को मदद करते हैं ना, सेल्फलेस, तब जो मजा आता है जीवन में, वो सुकून मिलता है। कोई प्यार से छोटा सा एक वर्ड्स इस्तेमाल कर दे कि थैंक यू वेरी मच, दिल से, तो इसमें जो मजा है ना, वो परमानेंट हैप्पीनेस दिला देता है। अगर आपके जीवन में 10% में कहूंगा, ज्यादा हो तो और भी बढ़िया है, सदाकाल इंजॉयमेंट रहने के लिए, मन में आनंद लाने के लिए, जहां से कुछ ना मिलता हो वहां भी लुटा दो अपने आप को, और वो हैप्पीनेस आपकी परमानेंट रहेगी, कभी भी जाएगी नहीं। और आज के समय में अगर कुछ ना मिलता हो और कुछ हम वहां काम करें तो लोग हमें क्या करेंगे? कहेंगे फुलिश, आप तो मूर्ख हो, कुछ तो मिलना चाहिए, रिवार्ड तो मिलना चाहिए। रिवार्ड तो परमात्मा दे ही देता है हर एक चीज का। विदाउट रिवार्ड्स भी हम अगर कुछ काम करते हैं, इससे हमें आनंद मिलता है, आनंद से चिंता निवृत्त होती है, तनाव कम होता है। तो ऐसे हमें ये खुशी का माहौल लेने के लिए लुटाने का जो चीज है वो अपने जीवन में सम्मिलित करनी होती है। ये है स्वास्थ्य के मूल मंत्र। और हम औषधों में स्वास्थ्य छिपा है ऐसा समझकर आज हमने फूड को मेडिसिन नहीं बनाया, फूड को मेडिसिन नहीं बनाया, लेकिन मेडिसिन को फूड बना लिया। दवाइयां ही इतनी सारी हो गई। कल बहन जी आई तो बता रही थी कि दिन की लगभग 10-11 गोलियां हैं। तो 10-11 गोलियां खाने वाले, जिनकी एक पीस दिया जाए और एक चपाती बन जाती है छोटी सी, है, कहीं कहीं लोग 30-30 गोलियां दिन की लेते हैं, 2-2 चपाती बन जाए इतनी। तो हमने आहार को, भोजन को दवाइयां नहीं बनाई, दवाई समझकर नहीं खाया, तो दवाइयां भोजन बनाकर हमारी थाली में आ गई है। तो रूट ही चेंज कर लो भाई, जो भी खाओ देखो, बी कॉन्शियस बिफोर यू ईट। आपका निवाला है, हर एक निवाला स्वास्थ्य का एक चुनाव है, एक एक निवाले में स्वास्थ्य छिपा हुआ है। अगर आप वो निवाले को देखते नहीं, बस जीभ को मजा आ रहा है और निवाले गटके जा रहे हो, आपको पछताने का समय आएगा ही आएगा किसी न किसी तरीके से। इसलिए भोजन को, आहार को अच्छे तरीके से हमें औषधियों की तरह यूज करने की आदत डालनी पड़ेगी। और जैसे स्थूल भोजन के साथ साथ सूक्ष्म भोजन को भी आहार के तौर के ऊपर ही लेना है। जैसे सही आहार है वैसे गलत आहार भी साथ साथ में जुड़ा हुआ है। गलत आहार लेंगे तो बीमार होंगे, सही आहार लेंगे तो स्वस्थ होंगे। जैसे हमने चिंता को ले लिया, डर को ले लिया, वो भी एक प्रकार का आहार है, हम सूक्ष्म आहार ले रहे हैं। ऐसे गुस्सा को भी अपना आहार ले लिया, हर बात में चिड़े चिड़े रहेंगे तो एंगर सीधा लीवर को इफेक्ट करता है। एंगर से लीवर एकदम डैमेज हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि एंगर दूसरे ऑर्गनों के ऊपर, सभी ऑर्गन के ऊपर, माइंड के न्यूरॉन्स के ऊपर भी काम करता है, लेकिन मैक्सिमम लीवर को डैमेज कर देता है। और हमें लगता है कि यार गुस्सा करने से ऐसे थोड़ी तो ही सब ठीक चलेंगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दूसरे को नुकसान मिले या ना मिले, या फायदा मिले या ना मिले, हम अपने आप को कहीं ना कहीं, अपने ऑर्गनों को डैमेज कर रहे हैं।
ऐसे हर एक इमोशन को भी पहचानना है, लेकिन मुख्यत्वे चीज जैसा अन्न वैसा मन, ये सालों से हम सुनते आ रहे हैं। बड़े अच्छे से टैगलाइन बोलते हैं, जैसा खाएंगे भोजन वैसे आएंगे विचार। हैं? आहार को शुद्ध रखो, आहार को पवित्र रखो, परमात्मा की याद में खाओ, प्याज लहसुन ना खाओ। लेकिन ये चीजें कुछ हमने सीखी, लेकिन आधी अधूरी सीख ली। बड़े मजे से परमात्मा का गाना धुन भजन बज रहा है और गृहिणी नाश्ता बना रही है सब घर के लोगों के लिए। अब हम समझ रहे थे, मेरी माताजी ने भी खूब रोटियां सुबह सुबह मेरे को खिलाई, 6 रोटियां खा कर फिर स्कूल पे जाता था अपनी ड्यूटी पे, चाय अदरक वाली पी के, और बोला बाबा को याद करके खा लेना है। तो मैं बाबा को याद कर करके ज्ञान के बोले पेट बढ़ गया मेरा और वजन भी खूब तगड़ा हो गया। तो सुबह का नाश्ता करना मानव सभ्यता की सबसे बड़ी गलती है। सुबह का नाश्ता करना मानव सभ्यता की सबसे बड़ी गलती है। परमात्मा को 15 बार याद करके भी करो, सेहत में सुधार आएगा नहीं। उसमें भी अगर चलो आप केला या एप्पल या कुछ और चीजें अगर खा लेते हो तो चलो इट्स एडजस्टेबल, वो चीजें शरीर को कम मात्रा में और आधे घंटे में तो रफा दफा हो जाएगी शरीर में। तो सुबह में अगर आप युवा है, आपको फिजिकल श्रम की जरूरत है, तो सुबह में आप कुछ फ्रूट्स या कुछ ऐसा सलाड्स का सेवन कर सकते हो। लेकिन अगर अनाज दालों का सेवन किया, गर्म की हुई एसिडिक चीजों का सेवन किया, आपके ऑर्गन, आपका तन और मन बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो ये आदतों को भी हमें परिवर्तन करना है कि भोजन कब खाएं ये भी हमें पता होना चाहिए। सुबह का ब्रेकफास्ट, एक यूरोप में एक डॉक्टर हो गया, उनका नाम था डॉक्टर ब्रेकफास्ट। कुछ नाम अलग था लेकिन लोगों ने उनका नाम रख दिया था डॉक्टर ब्रेकफास्ट। वो लगभग रोगियों को ठीक करने के लिए यही फॉर्मूला अपनाता था। सुबह 12 बजे 2 बजे तक कुछ नहीं खाना है जब तक ठीक ना हो जाओ। तो मॉर्निंग का जो भोजन है वो हम काट दे। हमारे यहाँ डिटॉक्स सेंटर के ऊपर भी 12 बजे तक हम सिर्फ हवा खाने को देते हैं। किसी को छींक आए तो छींक खाने की भी यहाँ अनुमति है, उबासी खाने की भी छुट्टी है, बरोबर। किसी बार मुझे ऑफिस पे अंदर आके 1-1 घंटा मेरा सिर भी खाने की छुट्टी है। तो ये सारी छुट्टियां हैं, लेकिन पका हुआ भोजन या कच्चा भोजन यहाँ खाने की छुट्टी नहीं है। जब आप भोजन को छोड़ेंगे, खाना छोड़ेंगे तो सेहत को पकड़ेंगे, खाना छोड़ेंगे तो सेहत को पकड़ने की चाबी ही यह है, खाने को छोड़ना। और कम से कम 12 बजे तक, या फिर न रह पाए तो 11 बजे तक, और इतना भी न रह पाओ तो 10 बजे तक। यहाँ तो ट्रेनिंग सेंटर है इसलिए कंपलसरी 12 बजे तक रखते हैं। घर की बात है तो कम से कम 10 बजे तक आप कुछ ना खाओ। सिर्फ और सिर्फ इट्स ए टाइम ऑफ क्लींजिंग। सुबह का टाइम क्या है? हम सुबह उठ के क्या करते हैं? सीधा ही ब्रश, दांतों की सफाई, आंखों की सफाई, कान की सफाई, सिर की सफाई, सफाई में ही हम पूरा अटेंशन देते हैं। नहा धोकर पूरे शरीर की सफाई, पेट सफाई के लिए जाते हैं तो वो सफाई, हम साथ में एनिमा जोड़ देते हैं। सादे पानी का एनिमा सुबह सुबह करना स्वास्थ्य की सबसे महत्वपूर्ण चाबी है। एनिमा किसी भी टाइम कर सकते हैं, एनिमा टेक्स एनी टाइम, बट मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट। सुबह उठो, परमात्मा को याद करो, दूसरा काम एनिमा लेने का करो। सेहतमंद है तो भी, जरूरी नहीं है बीमार हो जाए बाद में कर लेंगे। अगर कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें एनिमा लेना कठिन हो जाता है, जैसे फिशर, फिस्टुला, बवासीर, जो भी रोग हैं, ऐसे रोगों में भी एनिमा बड़े आसानी से लिया जाता है। और वो तकलीफें लगभग 2-3 महीने में फूड के साथ एनिमा दोनों का बैलेंस रख के अगर करते हैं तो 2 महीने में उसमें पूर्ण रीति से आराम मिल जाता है, जो 2 साल से भी नहीं जाती है बीमारियां। तो ऐसी बीमारियां 2-2 महीने में, 45 डे में, जिसको हेवी ब्लीडिंग पाइल्स थे, वैसे लोग भी 2 महीने में, 45 डे में। एक आर्मी मैन आया था, बोला एकदम ठीक हो गया मैं। वो बता रहा था मुझे अनुभव अपना
जब वो पहले दिन काउंसलिंग के लिए आया था तो उन्होंने ये बीमारी के बारे में बताया नहीं था। उनकी कुछ बीमारियां, तकलीफें, बीपी, शुगर ऐसी ज्यादा थी, तो पहले उनको वो मैनेज करना था। हुआ यूं कि उनके वो बीमारी ठीक हो गई। तो यहाँ तो किसी भी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करने का यहाँ स्पेशलाइजेशन यहाँ कुछ भी नहीं है। आप कुछ एक दुख लेके आ गए और हो गया कि 10 दुख आपके गायब हो गए, बिकॉज इट्स ए होल बॉडी ट्रीटमेंट। आपके पूरे शरीर का शुद्धिकरण यहाँ हो रहा है। इट्स ए क्लींजिंग प्रोसेस, इट्स ए डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, जहाँ शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि और तीसरी चीज अहम, अपना ईगो, ये भी क्लींजिंग होता है। क्योंकि यहाँ चिकित्सा केंद्र के बदले हम कहेंगे कि ईश्वरीय चिकित्सालय है ये। ग्रेटिट्यूड वेलनेस रिट्रीट मतलब ईश्वरीय चिकित्सा। यहाँ कोई 5 तत्वों से चिकित्सा नहीं दी जाती। पंच तत्व हमें मदद में आ जाते हैं, लेकिन परमात्मा यहाँ आपकी चिकित्सा कर रहा है, इसलिए इनको ईश्वरीय चिकित्सा कहा जाता है। गॉड मेड थेरापी कहेंगे, नॉट ए मैन मेड। नेचुरोपैथी भी मैन मेड थेरापी है। आपको पानी में डालेंगे, आपको खुले नंगे पैर चलाएंगे, आपको धूप में एकदम कम कपड़े पहनकर सुला दिया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस है वो पंच तत्व आधारित प्रोसेस है, जो कुछ अभी तक आधी अधूरी रही। जब आप नेचुरोपैथी के कैंप में जाओ ना, 15 दिन हल्के होकर आ जाते हैं, बट परमानेंट रोगों का इलाज वो भी नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है बड़े बड़े नेचुरोपैथी कैंप में, जहां आप सोच भी नहीं सकते, इतना हाईफाई फैसिलिटीज, इतना सिस्टमेटिक, टाइम टू टाइम मैनेजमेंट सॉलिड, और आप कहेंगे कि 100 में से 100 मार्क्स देंगे, बढ़िया, आपको 1 मिनट फ्री नहीं रखेंगे। चलो आपका ये हो गया, आ जाओ इधर 5 से 5:30 बजे के बीच में। अभी कल जो भाई आरत बता रहे थे, मैं पतंजलि में गया ना, तो 5 से 5:30 के बीच में वो काढ़ा दे देंगे, पिला देंगे। मैंने कहा सुबह ही सत्यानाश करते हैं, सुबह कुछ देना ही नहीं है, आपको सफाई ही करनी है। तो क्योंकि लोगों को कुछ खाने पीने के नहीं देंगे तो विचार खूब चलेंगे, अरे यार हाँ तो कुछ भी दे नहीं रहे हैं और क्या करवा रहे हैं पता नहीं। अरे ये ही सबसे बड़ी आपकी ट्रीटमेंट है, शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरीके से। आप फ्री ना हो, लोगों को बिजी शेड्यूल दे दो, कहीं ना कहीं छोटी सी गेम खिलाते रहो, तो इनके कारण उनको लगेगा कि नाउ वी आर इन प्रोसेस, हम प्रोसेस के अंदर है। बट खाली रहना, चुपचाप रहना, न खाना, न पीना, पेट की सफाई करना, इनसे बड़ी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनसे ही लाइलाज बीमारियों से लोग बाहर उभर कर आ रहे हैं। ये जो अगर जीवन जीने की कला जिन्होंने सीख ली, वो मैं कहता हूं सब कुछ उन्होंने पा लिया। भोजन के सारे समीकरण उनको समझ में आ जाएंगे। तो खाने का चुनाव हमारा कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए ये भी आपको मैंने बता दिया कि पका हुआ भोजन की तरफ अब मुंह नहीं रखना है, अब बिल्कुल नहीं रखेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी हो सके उतना मात्रा क्या करनी है? कम करनी है। पहली शुरुआत 50% से करनी है। 50% में पक्का, 50% में कच्चा, फिर 60% करो, फिर 70, 80, 90, और जब मजे आने लगे ना, इस चीज के मजे आने लगते हैं, उड़ते रहते हैं, फरिश्तों जैसी चाल हो जाती है, दिमाग खुल जाता है, तब सत्य चीज का साक्षात्कार होने के बाद जीवन में दमन नहीं करना पड़ता, अपने आप को सप्रेस करना नहीं पड़ेगा। आराम से कच्चे भोजन के ऊपर आप सरक जाएंगे, उसमें ही मजा आने लगेगा, उसमें ही हल्कापन का महसूस आने लगेगी। रात को भी फिर हम एक टाइम ही चपाती खाते हैं या दाल चावल खाते हैं, वो भी धीरे धीरे करके छोड़ना हमारे लिए बड़ी बात नहीं होती है। इसीलिए जहां से भी शुरुआत हो वहां से कच्चे भोजन की शुरुआत करनी है। पकाया हुआ भोजन धीरे 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 करके काटते जाना है, कम करते जाना है, और कुछ लंबे समय के बाद जब आपकी थाली में अनाज दालें नहीं रहेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि अब तो जीवन में मौज ही मौज है। और ये 2 साल की यात्रा, आज 8वां साल चल रहा है मेरा, और
आज मेरी शादी के भी 17 साल पूरे हो गए आज की तारीख में, तो 23 नवंबर है आज। तो मुझे लगा कि अरे यार, अभी तो मैं 17 साल का हुआ हूँ, शादी के 17 साल हो गए हैं, अभी तो मैं 17 साल का हूँ। क्योंकि अगर बाहर जाके 10 किलोमीटर की दौड़ भी लगाने को बोला जाए तो बिल्कुल 4-5 साल से बिना चपाती खाए हुए भी दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, कितना भी चला लो, चल सकता हूँ। घुटने भी घोड़े की तरह काम कर रहे हैं। फिजिकल एफिशिएंसी इतनी है कि थकने का नाम नहीं। कई बार अभी पानीपत में एक लेक्चर हुआ ना, तो सुबह 9:15 से लेक्चर पे बिठा दिया गया। इनके आगे के जो लेक्चरर थे ना, वो किसी वजह से नहीं आए, तो मेरे को कंटिन्यूसली 9:15 से 1 बजे तक लेक्चर लेने पड़े कंटिन्यूसली। मैंने पब्लिक को कहा कि आप अगर बीच में बोर हो तो बताना, तो मैं फिर खिसक जाता हूँ। लेकिन बीच बीच में थोड़े डांस करवाते रहे, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो गई, किसी के अनुभव भी ले लिए, तो 3.5-4 घंटे का सेशन आराम से कर पाए। तो मैं फील करता हूँ आज कि 46 की एज में, एज इज ओनली नंबर। आप 60 साल के हो गए हो, आप 70 साल के, आप 80 साल के हो गए हो, बीमारियों को रिवर्स करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप दृढ़ निश्चय होके 1-2 साल खुद को समय भी दे दो, ऐसा भी नहीं 2 महीने में पूरा चेंज हो जाओ, 1-2 साल चेंज होके अपने आप को रो डाइट के ऊपर मैक्सिमम सेट करो। अगर पूरा 100% फिट नहीं हो, कच्चा डाइट लेने के ऊपर तैयार नहीं हो, आज के दिन में हम भी आफ्टर 8 इयर्स शाम को कुछ मैं स्टीम करके सब्जी ले लेता हूँ। कल हमने स्टीम करके शकरकंदी खाई थी, स्टीम करके थोड़ा सा आलू की 4-5 चिप्स ले ली, साथ में और भी कुछ सिंघाड़े स्टीम करके ले लिए। तो ऐसी चीजें जिसमें अनाज दालें नहीं हो, बड़े मजे से पेट भर के खा सकते हैं। मिर्ची में भी तिल का पाउडर थोड़ा भर के, तिल के साथ थोड़ा खजूर डाल दिया, और खजूर के साथ कुछ धनिया पाउडर, हल्की सी वो मोरी मिर्च आती है, उनको हल्का सा सेक लिया, बड़ी स्नैक्स बन जाती है जबरदस्त, 4-5 खा ली। तो ऐसी चीजें जो हमारी डिजाइन है, कम से कम ये हमारे लिए डिजाइन बनाई हुई है, तो ऐसा डिजाइन फूड रात को खाकर, जिसमें न तेल में तला गया, न छोंक लगाई गई, ना कुछ उसमें मसाले डाले गए, न सॉल्ट डाला गया, फिर भी विदाउट सॉल्ट, ऐसा डाइट मेरा खुद का है। मैं तो बीमार होके फिर सयाना हुआ हूँ, लेकिन निर्भय भाई भी वही खाते हैं, 19 साल के लड़के। आप कहेंगे युवा लड़के को तो खाना चाहिए, दमदार होना चाहिए, लेकिन वो मेरे साथ से 1.5 साल से हैं। कभी भी सिंगल डे ऐसा नहीं कि सर आज को तो मेरे को सुबह से शाम तक लेटना है, आज मैं बीमार हूँ, आज मेरे को बात मत सेवा के लिए नहीं बोलना। 1.5 साल में सिंगल डे वो भागता रहता है। इनको उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी कम होती है, कई बार कहना पड़ता है कि ये करना वो करना है, लेकिन आलस नाम की चीज नहीं है। एनर्जी का संबंध, मेरा कहने का भाव है, भोजन से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारी गहरी नींद अगर आपकी अच्छी नहीं होती है, आप डीप स्लीप में नहीं जाते हो, आप थके थके एनर्जी लॉस्ट की फीलिंग में आते रहेंगे। काजू बादाम का हलवा खिलाकर आपको सुला दिया जाए, नींद अच्छी ना दे, बार बार आपको बीच बीच में जगा दिया जाए, तो सुबह उठकर आप एग्जॉस्ट उठोगे। भले ना आपने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खाए हैं, इसलिए समझने की जरूरत है कि आप अच्छी नींद लो, इनसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी। ज्यादातर थके हुए, हारे हुए, थोड़े खामोश, हाथ पैर ढीले किसके होते हैं? जिनको अच्छी नींद नहीं आती है, चिंता रहती है, तनाव रहता है, बहुत कुछ, 3-3 टाइम घर पे खाते हैं, फिर भी एनर्जी कहाँ जा रही है? बिकॉज एनर्जी का संबंध भोजन से नहीं है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है भोजन, ये समझना भी हमें जरूरी है। तो भोजन में आप कौन कौन से भोजन का सही चुनाव कर सकते हो कि जो ये चीजें हमारे लिए बहुत सेहतमंद हैं? तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये भी आप अगर ये तो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वरना नोट्स भी ले सकते हो, कि सही भोजन आहार हमारे जीवन में सही हो तो हम खुद को स्वास्थ्य की तरफ सरलता से लेके जा सकते हैं। उसमें नंबर 1 भोजन, जब हम बीमार हैं, तकलीफ में, माता जी आप कल ही आई हुई हो, इनको क्या क्या देना है
जो पैरालाइज में इस कंडीशन में है, बेड हिडन, तो ये बातें बहुत इम्पोर्टेंस रहेगी आपके लिए भी। तो उसमें सर्वप्रथम हरी पत्तियों का विशेष महत्व हम कहते हैं। उसमें खास करके व्हीट ग्रास, क्या कहेंगे, गेहूं के ज्वारे। गेहूं के ज्वारे इतने वंडरफुल चीज हैं कि उनका सेवन हम जब बीमारी में तो खास करके करना चाहिए। बाकी आप कभी भी, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी गेहूं के ज्वारे का सेवन कर सकता है। किस तरीके से करना है वो आपको थोड़ा बता देते हैं। एक एक चीजें नोट करने जैसी हैं और हमारे आसपास में ही ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तो ये चीजों को हम थोड़ा सा नोटिस आज कर लेंगे। तो व्हीट ग्रास, गेहूं के ज्वारे जिनको बोलते हैं, वो गेहूं के ज्वारे ज्यादातर हम अपने गमलों में भी उगा सकते हैं। हाँ? तो जैसे लोग मिट्टी में भी उगाते हैं, और हम जिंद गए थे ना, तो एक भाई जो थे वो कोई डिश में सिर्फ पानी में ही थोड़ा डाल के ऐसे विदाउट मिट्टी भी वो बड़े बड़े अच्छे से स्वस्थ व्हीट ग्रास उगाते थे। और उन्होंने हमको 2 ग्लास पिलाए थे, टोटल ऑर्गेनिक, दवाइयों का भी छिड़काव नहीं, इतने मीठे थे। और कहा जाता है कि खून का भंडार है। बीमार व्यक्ति का हीमोग्लोबिन भी कई बार नीचे चला जाता है, कमजोरी ज्यादा महसूस करते रहते हैं, आंतों में गंदगी फंसी हुई रहती है, पेट की समस्या, जैसे वो कल बता रहे थे कि पेट में थोड़ा सा हल्कापन नहीं लग रहा है, तो क्लींजिंग फैक्टर में भी काम करेगा और खून की मात्रा भी बढ़ाएगा। तो व्हीट ग्रास इतना हमारे लिए सेहतमंद है। दूसरा, जो लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं या फिर पास्ट लाइफ में कैंसर होता है, ऐसे लोगों के लिए एंटी कैंसरस के तौर के ऊपर व्हीट ग्रास बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसके अंदर ये तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर को किल करते हैं या कैंसर सेल्स को आगे के लिए फ्यूचर में पनपने नहीं देते हैं। तो देखो, आपको कैंसर के कोई पेन किलर खाने की जरूरत नहीं, कैंसर की कोई दवाइयां ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तो कभी कभार गेहूं के ज्वारे का, आज लोग रेडीमेड उनके ज्वारे की पत्तियों की सूखी हुई पत्तियां भी बेचते हैं, जो 200 300 रुपए की बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां बेच रही है। 10 रुपए का माल 300 रुपए में बेच रहे हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें टाइम नहीं है खुद के लिए गेहूं के ज्वारे उगाने के लिए। तो ऐसी चीजों को अच्छे तरीके से हम गमले में डालकर भी उगाकर, 7 गमले ऐसे अगर बना लिए जाएं और हर दिन आपको गेहूं के ज्वारे अवेलेबल रहेंगे, एक एक दिन को छोड़ के उसमें उगा दिए जाए तो इस तरीके से अगर हमारी रुचि है तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। किसी के खेत में गेहूं उगे हैं तो ऊपर से वो जब नरम होते हैं शुरुआत में, तो वो भी काट कर, भले उसमें पेस्टिसाइड छिड़की हुई हो, फिर भी इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पानी से साफ सफाई करके भी उनका जूस निकाल कर अगर रोगी को दिया जाए, अगर स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाए, तो भी हम गेहूं इस तरीके से भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। जिनको खून की कमी आ गई है, 4 हीमोग्लोबिन, 6 हीमोग्लोबिन, जिनको एनीमिया शायद मेडिकली भाषा में कहते हैं, तो उस टाइप की तकलीफों में भी ये चीजें बहुत कारगर हैं। ब्लड सर्कुलेशन, पूरा अच्छे तरीके से बॉडी का कर देता है। तो सारी समस्याएं ब्लड सर्कुलेशन से तो हैं, जैसे नाखून तक खून नहीं पहुंच रहा है, पैर के उंगलियों तक, तब जाके कुछ ना कुछ तकलीफें आना शुरू हो जाती है। ब्रेन के ऊपर भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो टोटल ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से कर देता है। उनका काम है जो गंदगी फंसी हुई है उनको निकालना, तो सर्कुलेशन अपने आप ठीक हो जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर की समस्याएं रहेंगी ही नहीं। अगर आप लगातार 1 महीने गेहूं के ज्वारे का सेवन कर लो, आपके चेहरे के ऊपर तो चमक आ जाएगी, आपके होंठ भी चमकने लगेंगे। तो इतना ये गेहूं के ज्वारे हमें काम में आते हैं। खास करके जिनको रेडियोथेरापी हो गई है, केमोथेरापी हो चुकी है, ऐसे लोगों को साइड इफेक्ट से वो ग्रसित होते हैं, ऐसे मरीज। देखो, हमारे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं,
मानो कि उनको ऐसी कोई सीवियर कंडीशन नहीं आई हुई है, लेकिन अपने आसपास में अपने परिवार के लोगों में भी अगर ये नॉलेज होगा तो हम ये साझा कर सकेंगे। तो ऐसे लोगों को रेडियोथेरापी का जो साइड इफेक्ट है वो भी कम कर देगा, केमोथेरापी के साइड इफेक्ट भी व्हीट ग्रास कम कर देगा। तो ये चीज़ें हैं, डेली ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 गिलास छोटे छोटे हम सेवन कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में ली जाए तो क्या है, अमृत भी क्या हो जाता है, विष हो जाता है। मैंने कई ऐसे पागल लोग देखे हैं, कोई कहते हैं आंवला बहुत अच्छा है, सुपर फूड है, तो दिन के 20-20 आंवले खा जाते हैं। अरे इतना भी ना खाओ, क्योंकि 20 आंवले खाने से आपके शरीर में इतना सा भी फैट नहीं बचेगा, हड्डियां दिखने लगेगी। तो सुपर फूड है, वो भी एंटी कैंसरस है आंवला, लेकिन हमें पागलपन किसी में दिखाना नहीं है। उसकी नियत मात्रा, बड़े मोटे लोग हैं तो पतले लोग हैं उनको कहेंगे कि सप्ताह में 2 बार ही आंवला लो। हमारी बीना बहन को अगर आंवला हर रोज पिला दिया जाए तो एक तो 35 किलो की है, तो वो 30 के ऊपर आकर रुक जाएगी, और जो 120 किलो के हैं उनको 2 आंवले में कुछ नहीं बनेगी बात। उनको तो जब तक 70 के ऊपर ना आए तो 6-8 आंवले तो डेली लेने हैं। तो हमारी फिजिकल कंडीशन के अनुरूप, हमारे रोग के अनुरूप फूड को मेडिसिन की तरफ काम करना है, ठीक है। बाकी एक चीज से डरना नहीं है कि कैसी भी अच्छी चीज हो, इनको मात्रा से थोड़ा सा ज्यादा ले लिया जाए तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन मात्रा से 10 गुना लिया जाए ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे एक फूफा जी थे, वो उन्होंने कुछ हिमाचल से कोई जड़ी बूटी लेकर आ गए हमारे गुजरात में, ये हिमाचल से मैं लेके आया हूँ। तब मैंने नाम बस सुना था हिमाचल, अब हिमाचल के नजदीक आ चुका है हम। तो उन्होंने, मेरे एक दोस्त आए थे जामनगर से, तो उनको सर दर्द, ये कंधों में दर्द बहुत था। बोला ये जड़ी बूटी लगाने से 2 मिनट में कमाल देखो आप। मैंने कहा भाई ये मेरे दोस्त हैं, काफी 2 दिन से परेशान हैं, 2 दिन घर पे रुके हैं, कंधे इतने दर्द कर रहे हैं, पूरा बैक पेन है, आप जड़ी बूटी लगा दो जल्दी से। उन्होंने तुरंत ही, वो शौकीन थे सेवा के, उन्होंने इतनी शीशी निकाली और शीशी से घिसने लगे एकदम जोरों जोरों से, क्योंकि वो दवाई जलन करने वाली भी थी, तो उनको मजा आ रहा था। देखो हम बाम लगाते हैं या कोई जलन वाली चीज सिर पे भी लगाते हैं ना, सूंघते भी हैं तो थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो वो जड़ी बूटी उन्होंने घिसना शुरू किया तो उनको तो तुरंत फर्क पड़ने लगा 1 मिनट में। हाँ थोड़ा थोड़ा हल्का फील हो रहा है, तो उनको सेवा का और भाव आ गया कि अरे और मैं घिस दूं, तो लगभग 4-5 गुना वो जड़ी बूटी घिस दी। और फिर सुबह जब उठे ना, तब वो जब उठे तो बोला बहुत दर्द और 10 गुना बढ़ गया है मेरा, और कुछ जलन भी ज्यादा हो रही है। जब उन्होंने शर्ट निकाला तो मैंने देखा कि कंधे पूरे लाल चक्के बन गए थे, खून बाहर निकलने लगा था, और पूरी बैक साइड में पूरा रेड धब्बा हो गया था बड़ा सा। तो मैं कहने का भाव ये है कि कोई भी कुदरत से मिलने वाली चीज को अगर छेड़छाड़ कर दी जाए, 10-10 गुना घिस ली जाए, 10-10 गुना खा ली जाए, तो क्या होगा, सेहत मिलने के बदले उल्टा इनका गलत असर भी हो सकता है। इसलिए मात्रा से 1.5 गुना, या मैं कहूँगा चलो 2 गुना भी इस्तेमाल कर ले, कोई बात नहीं है। लेकिन किसी को नेचुरोपैथी का भी पागलपन होता है, किसी को एनडीएस का भी पागलपन होता है, किसी भी चीज का पागलपन होना जरूरी नहीं है। हाँ, होश में रहना है, हर चीज के अंदर होश से इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से जिनको थैलेसेमिया की बीमारी है, जिनमें खून बार बार चढ़ाना होता है, ऐसे लोगों को, ऐसे रोगियों को भी व्हीट ग्रास का सेवन करने को कहा जाता है। व्हीट ग्रास का हर रोज उनको जूस पिलाया जाए तो उनकी खून की मात्रा बढ़ती है। थैलेसेमिया में काफी कम लोग ठीक हुए हैं, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं होती कच्चा खाने की या जूस के ऊपर रहने की। वो तो बाटले चढ़ाओ, तुरंत खून का मात्रा बढ़ जानी चाहिए दूसरे दिन। एक छोटा बच्चा था बेचारा, 15 साल का, थैलेसेमिया था, माँ बाप ठीक हो गए थे एनडीएस से। मैंने कहा जैसा आपने किया वैसे बेटे को कराओ। आज वो बच्चा फिलहाल है भी नहीं, डेथ हो चुकी है उनकी, लेकिन बच्चा इतना जान से प्यारा था ना, गले लगाकर घूमते थे, एक ही बेटा है मेरा और इनको मैं दुखी नहीं देख सकता।
2 दिन कच्चा खिलाया तो वो बेटे का चेहरा उतर गया और रूठने भी लगा, रीसने भी लगा कि पापा आप ये क्या कर रहे हो, मेरे साथ जास्ती कर रहे हो। तो 2 दिन के बाद न माँ देख पाई न पिताजी देख पाए, और फिर बोला आज मेरे को वहाँ रेस्टोरेंट में जाना है, वहाँ पिज़्ज़ा खाना है, ये खाना वो खाना। तो एक तो बीमार चल रहा था 5-10 साल से, तो फिर उनकी एक एक उम्मीद को वो पूरी करते थे, और उम्मीद पूरे करते करते बेटे को ख़त्म कर दिया। तो ये प्यार नहीं, एक्चुअल में ये क्रूरता करते हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ, हम अपने रिलेटिव्स के साथ क्रूरता करते हैं, ये प्यार नहीं जताते हैं गलत खिलाकर। अगर सही ज्ञान नहीं है तो अलग बात है, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी खुद ठीक हुए हैं, फिर भी अपने बेटे को ये फॉलो नहीं लेकर आ रहे थे। तो सही ज्ञान खुद को भी समझना पड़ता है और सामने वालों को भी। और जबकि एक भाई जिन्हों का शुगर का बिजनेस था हमारे पोरबंदर में, शुगर की थैलियां डेली, वो बड़ी सी डीलरशिप थी, 10 लाख की सेलिंग थी उनकी, पर डे की 10 लाख की सेलिंग, क्योंकि पूरे गुजरात में उनका डीलरशिप था, चारों तरफ जाती थी। उनका वजन जब लगभग 25-30 किलो कम हुआ, पेट में जो तकलीफें थी, यूं डाला और यूं टॉयलेट में विजिट करने जाना पड़ता था उनको, ऐसी तकलीफों से बाहर आए। और जब उनके घर में उनकी 70 साल की माता जी को कैंसर आया, और उन्होंने तो उम्र भोग ली थी, तो कहा कि सर इनका क्या करें इलाज। मैंने कहा कुछ नहीं, फल खिलाना शुरू करो और एनीमा करना शुरू करो। बड़ी कृष्ण की भगत थी, मक्खन भी सुबह सुबह कृष्ण को चढ़ाती थी। मैंने कहा मक्खन बक्खन कुछ खाना नहीं है, इसमें बिल्कुल मना है। तो माता जी 1-2 दिन तो मानी नहीं, क्लिनिक पे हमारे नहीं आए, तो मैं खुद उनके घर पे चला गया, समझाया माता जी जीना है ना, ब्रेस्ट में इतनी 15 सेंटीमीटर की गांठ आ गई थी, मैंने कहा मरने वाली हो 2 महीने में आप। बोला डॉक्टर साहब क्या करें। मैंने कहा खान पान बंद करो और फल खाना शुरू करो। और जब अहमदाबाद लेकर गए थे तो बता रहे थे इनको कीमो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवा दो, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी इतनी लो चल रही है, जल्दी से कीमो देकर वो कैंसर को फाइट नहीं दे पाएगी, इम्यूनिटी पावर ही कम है। और मैंने कहा बेटे को 3 महीना माता जी को कुछ खिला कर ट्राई कर लो, कुछ अगर रिजल्ट आए, वरना ऑपरेशन या कुछ भी करवाना है, आगे बढ़ो आप। 70-75 साल की थी, तो बेटे को भी चिंता नहीं थी कि मर भी गई फल खाते खाते, तो भी कोई टेंशन नहीं है। कई बार बुजुर्गों में कई लोग डरते नहीं है, कब जी लिया चलो मर भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं। और माता जी इतनी भली थी कि बेटा के ये एनीमा कैसे लेना है ना, वो पढ़ी लिखी नहीं है और उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, 10 बार समझाओ नहीं कर पाएगी, हम मुझे कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा जब आप छोटे थे ना तो आपकी पोटी साफ की थी माता जी ने, अब आपका समय है, आप उनकी सेवा करो एनीमा देकर। और उन्होंने एनीमा दिया, 2-3 दिन दिया, फिर वो माता जी भी चौथे दिन से सीख गई, लगातार 3 महीने करती रही, 75 साल की बूढ़ी माता। और 3 महीने के बाद उनको कोई सलाद चटनी बनाना ये झंझट भी पसंद नहीं थी। देखो ये समझने की बात है, एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ज्यादा तामझाम करने की बीमार व्यक्ति को जरूरत नहीं है। उसने 3 महीने पपीता खाया, एप्पल खाया, और हरी पत्ती का जूस जो कॉमन बनता था सबके लिए वो पीती रही। ऐसे 2 या 4 चुनिंदा हल्के हल्के दांत भी नहीं थे, तो ऐसा चबाने वाले फ्रूट्स 3 महीने खाती रही, रोती रही। हर 15 दिन में मेरे को विजिट करने जाना पड़ता था। बोला मेरे बेटे को कह दो ना कभी एक शाम को थोड़ा सा दाल चावल दे दे। मैंने कहा माता जी नहीं खा सकते, आपको कैंसर है, कैंसर को भगाने के लिए ये नहीं दी, मैं भूखी नींद भी नहीं आ रही है मेरे को। नींद ना है तो फिर सदा के लिए सो जाओ, इनके बोले 2-3 महीने ना सोओ आप। और लगभग 3-4 बार मेंटल पावर खत्म हो चुका था, लेकिन कंपलसरी करवा दिया। आफ्टर 3 मंथ सरप्राइज न्यूज आया, जब वो फिर से गए, इनकी इम्यूनिटी भी चेक की गई, सारे रिपोर्ट्स निकाले गए, तो डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट दिया कि इनको लाइफ लॉन्ग आगे के लिए कभी भी केमोथेरेपी की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। इतनी इम्यूनिटी ऊपर जा चुकी थी, भगवान के भजन करती थी, कीर्तन करती थी, कृष्ण की भक्ति करती थी। देखो ध्यान भजन करने से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अगर आपको ईश्वर पे श्रद्धा नहीं है ना तो इम्यूनिटी नीचे चलती है।
अगर ईश्वर परमात्मा के ऊपर श्रद्धा है तो इम्यूनिटी हाई अपने आप हो जाती है। तो अच्छा भोजन का चुनाव, मेडिटेशन, और वो बीमारी से बाहर आई, ताकि उनको सर्जरी करवानी पड़ी। वो पूछने आए कि गांठ है थोड़ी सी 2-3 mm कम हुई है, अगर, मैंने कहा 1 साल कर लो तो बिल्कुल खत्म हो जाए। माताजी थक चुकी थी, पैरों में पड़ गई, पूरा 1 साल हमारे ऊपर जुल्म ना करो आप। मैंने कहा एक काम करो, इनकी सर्जरी करवा दो। गांठ निकाल ली गई। आज हो गए हैं 7 साल। 7 साल के बाद बड़े मजे से आज IT अप हो चुकी है। ऐसे काफी कैंसर के मरीज भी ये इलाज से ठीक हुए हैं, जबकि इनका नाम इलाज नहीं है, इनका नाम है जीवन शैली, आहार शैली, फिर भी ये इलाज के तौर के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। ये है भोजन का जादू, ये है आहार का चमत्कार। आहार कम खाना, ज्यादा परिणाम प्राप्त करना, कम खाया ज्यादा पाया, ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया, ये हमारा स्लोगन है। तो व्हीट ग्रास है, इसके बारे में हमने सुना। दूसरा एलोवेरा, दूसरा है एलोवेरा। एलोवेरा का सारी चीजें डिटेल में बाद में जाएंगे, पहले हम क्या क्या चीजें हैं, कम से कम आज हमारा सब्जेक्ट जो है फूड इज ए मेडिसिन, तो मेडिसिन के तौर के ऊपर कौन कौन सी चीजें हम प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट के ऊपर कम से कम 15-20 मिनट एक एक आहार के ऊपर हम सीखे ना तो भी कम समय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा पहले बताया, व्हीट ग्रास, सेकंड वन एलोवेरा। एलोवेरा रामदेव बाबा ने तो उनके पीछे पड़ गए और 200 प्रोडक्ट ने बना ली, तो कुछ तो होगा। किसानों को भी कहने लगे कि एलोवेरा के खेत उगाओ, आप ये करो, वो डायरेक्ट हम परचेस कर लेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से एलोवेरा ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर के ऊपर भी काम करता है, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करता है, स्किन हीलिंग एंड हेयर क्वालिटीज के ऊपर भी काम करता है, बट इट्स ऑल इन वन प्रोडक्ट एलोवेरा। बट कैसे इस्तेमाल करनी है, अपने गमले में उगाकर उनको काट कर उसके अंदर जो पीला या रेड कलर का अर्क निकलता है वो निकाल देना है। ये थोड़े प्रिस्क्रिप्शन लेने पड़ते हैं कि सीधा ही आपने आंखें मूंद के सीधा यूज इस्तेमाल नहीं करना है, उनको थोड़ा लेमन के साथ मिक्स करके, थोड़ा काट के ग्राइंडर मिक्सर करके 2 बड़े ग्लास मरीज को पिला दिया जाए। मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सारी चीजें, मतलब एक न्यूट्रिशन का खजाना है एलोवेरा। हम भी अगर एनडीएस करते करते बीच बीच में कमजोरी फील करते हैं, एनडीएस वाले ज्यादातर क्या कंप्लेन करेंगे, कमजोरी फील हो रही है। एक तो इतना माल पहले भरा था ना, वो निकलता है तो कमजोरी 2-3 महीना पीछा भी नहीं छोड़ती। तब जाके आप एलोवेरा का अगर सेवन करते हैं, लगातार सेवन नहीं करना है, कड़वी चीज है थोड़ी बहुत, तो वीक में कम से कम 2 बार आप 1 या 2 ग्लास एलोवेरा के अगर आप ले लेंगे तो आप कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। गट क्लीन करने में भी सबसे बड़ा सहायक होता है। अंजीर, अंजीर फूड इज ए मेडिसिन के तौर के ऊपर अंजीर, ज्यादातर हम ड्राई फ्रूट्स खाने को मना करते हैं एनडीएस में, लोग तो बड़े मजे से ऐसे फ्री टाइम में खाते रहते हैं। बादाम खा लिया, 2 काजू खा लिए। संदीप भाई, आज हम देखते हैं कि सभी जगहों के ऊपर काजू बादाम, तो कोई त्योहार भी होता है तो क्या खिलाते हैं, काजू बादाम खिलाते हैं कि मेहमानों का स्वागत बड़ी धूमधाम से होना चाहिए। इसलिए हम अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स उनके सामने, काजू, पिस्ता, बादाम, ये सब कुछ रख देते, बट इट्स ए हाईली एसिडिक कंसंट्रेशन उसमें होता है। हम तो कहते हैं मूंगफली भी अगर खाएंगे तो मूंगफली भी एसिड का खजाना है, और हम तो खाने के बाद भी कई कई लोग 250 ग्राम मूंगफली खा लेते हैं। और हमारे एक भाई जी, हमारी बहन के ससुर, वो हार्ट का सर्जरी हो चुका था, और फिर भी रात को वो 250-300 ग्राम मूंगफली के गुड़ के साथ खा जाते थे। और हुआ भी यूं कि 2 महीने में केस तमाम हो गया, क्योंकि इसमें जो फैट होता है ब्लॉकेजेस खड़े कर देता है, हार्ट की वेन को चॉक कर देता है, और स्किन पेशेंटों के लिए तो बिल्कुल खतरा। कभी कभी खुशी से 5-10 दाने खा लिए, खा सकते हैं, कोई मना नहीं है, मूंगफली अच्छी लगती है। विजय भाई जी और हम बस कार से आ रहे थे, बता रहे थे कि मूंगफली एक ऐसी चीज है, एक बार खाओ तो फिर ये बंद नहीं होती, बार बार खाने का मन करता है। मैं सोराइसिस से 13 साल से पीड़ित रहा,
और मैं आज के दिन में भी मेरे कमरे में भी मैं थोड़ी मूंगफली रखता था, तो 5 दाने खा लूँ कोई टेंशन नहीं। लेकिन कभी कभी मानो कि थोड़ी भूख ज़्यादा है, बहनें थोड़ी बिजी हैं, मेरे कुछ डाइट के बारे में उसको वक्त नहीं मिला, तो मैं अपने कमरे में थोड़ी मूंगफली है तो मैं थोड़ा खा लिया, या फिर 2 बादाम खा लिए। लेकिन मैं जब भी बादाम खाऊं या मूंगफली खाऊं तो सीधा स्किन में इरिटेशन सुबह सुबह आ जाता है, हल्का सा इरिटेशन। पूरे शरीर में काफ़ी जगहों पर स्पॉट थे सोराइसिस के, वो सारे निकल गए, लेकिन 1-2 स्पॉट मेरे कान के पीछे के हिस्से में हल्का सा है। तो जब मैं मूंगफली खा लेता हूं तो हाथ ऐसे चुपके से चला जाता है, न पता चलते हुए। और आज ब्लड नहीं निकलता, ना उसमें से पानी निकलता है, कुछ भी तकलीफ नहीं है, लेकिन हल्की सी वाइट जो कवर है वो हल्का सा निकलता है। मुझे पता चल जाता है कि कल मूंगफली डाइट में गई है। तो कच्चा ही सच्चा है ऐसा समझकर भी कुछ कुछ चीजें लेनी नहीं है। हार्ट के मरीज नहीं हो, स्किन के मरीज नहीं हो, तो आप 5-10 दाने मूंगफली के खा लिए। बेहतर है कि उनको भिगो दो 24 घंटे, भिगो कर अगर अंकुरित भी कर लेते हो मूंगफली को, तो वो अंकुरित मूंगफली आपको कोलेस्टेरॉल कम करने में काम में आएगी, अंकुरित मूंगफली। और हार्ट में ब्लॉकेज है, दिल के बीमार व्यक्ति है, वो भी अंकुरित मूंगफली खाने से ब्लॉकेजेस दूर होते हैं विजय भाई। ये चीजें मेडिसिन की तरह काम करती है। एक ही चीज जब अलग फॉर्म में होती है तो जहर बन जाती है, अलग फॉर्म में होती है तो दवाई बन जाती है। तो ये बारीकियां भी एनडीएस में हमें समझने की जरूरत है। पालक जो किडनी स्टोन को निकालने में दवाई की तरह काम करता है, जबकि आप किसी भी व्यक्ति को पूछ लो स्टोन वाले को, वो झट से डर जाएगा। अरे भाई पालक नहीं खानी है, आप तो पालक का जूस पिलाते हो, हर जगह में पालक पालक करते रहते हो, एनडीएस में मेरी स्टोन बढ़ जाएगा। अगर पका हुआ पालक सेवन करेंगे तो आपके स्टोन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन कच्चा पालक का जूस, प्योर पालक का जूस पीते रहो, देखो 2-3 महीने में किडनी के स्टोन कैसे भी हो निकल जाते हैं। टमाटर का जूस पीते रहो, स्टोन निकल जाते हैं, जबकि लोग डराते हैं। अब तो हमारे दीदी एलोपैथी के साथ साथ एनडीएस के मास्टर होते जा रहे हैं, तो उनको पता है कि कोई टमाटर जो है वो स्टोन बढ़ाता नहीं है। अगर कच्चा टमाटर का जूस पिला दिया जाए तो स्टोन को कम करता है और धीरे धीरे करके स्टोन को तोड़ देता है, और यूरिन से निकल जाते हैं स्टोन, या किसी भी तरीके से टॉक्सिसिटी से हमारा वो रिमूव हो जाता है। तो ये बारीकियां हमें पता नहीं थी, डॉक्टर को पता है एलोपैथी के ज़्यादातर। लोग पालक और टमाटर ज़्यादातर कच्चे खाने के आदी नहीं है, वो तो पका कर खाएंगे, तो उनको मना करना भी जरूरी है। डॉक्टर को मना करना एक कंडीशन हो गई, क्योंकि अगर वो पका हुआ खाएंगे तो स्टोन बढ़ेंगे। बड़ी वंडर बात ये कहना चाहूँगा, कल मैं मिल्क के बारे में थोड़ा स्टडी कर रहा था, तो मिल्क, इनके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक पाए गए हैं एनिमल मिल्क के अंदर, कि वो टॉक्सिक यूरिन से और पोटी से नहीं निकलते हैं, निकल ही नहीं पाते एक बार जहाँ अंदर शरीर में जमा होने के बाद। फिर वो टॉक्सिक अलग अलग ऑर्गन के ऊपर, जैसे गोलब्लेडर में चला गया, जैसे किडनी में चला गया, या फिर कोई मसल्स में चला गया, कोई वेन्स में चला गया, वहाँ वो स्टोन जनरेट करता है। क्या करता है, इनको कैल्सिफिकेशन, कुछ ऐसा वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये कैल्सिफिकेशन, क्योंकि कैल्शियम तो है दूध में, एनिमल मिल्क में कैल्शियम तो है, हमारे काम का नहीं है ये कैल्शियम, ना हमें काम में आता है। वो कैल्सिफिकेशन करके छोटे छोटे स्टोन बना देता है, और वो टूटते हैं तो उसमें कैल्शियम निकलता है, वो भी पाया गया है, लेकिन वो कैल्शियम हमारे काम का नहीं है। और हम समझते क्या थे, जो आप सेट घी खाते हो ना, कोई कहता अरे भाई दूध तो छुड़वा दिया, घी तो मत छुड़ाओ, है? घी में 50% सैचुरेटेड फैट होता है, वो आपके गोल ब्लेडर में स्टोन बनाता है। आजकल गोल ब्लेडर के जो भी पेशेंट आते हैं ना, स्टोन गोल ब्लेडर, और निकलना, एनडीए से निकलना भी काफी मुसीबत भरा काम है। किडनी के स्टोन तो यूं फट से निकल जाते, गोल ब्लेडर वाले तो थक जाते हैं निकालते निकालते, कभी कभी निकलता भी नहीं है, क्योंकि ये सब दूध की कमाल है, घी की कमाल है, छाछ की कमाल है। हम समझते हैं कि ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत बेहतर है,
पनीर के अंदर भी एक प्रकार का कोई पर्टिकुलर चीज आती है जो एडिक्शन पैदा कर देती है। मैं थोड़ा ये साइंटिफिक नाम भूल गया हूँ। तो ये आपको एडिक्शन पैदा करेगा। और आजकल की बहनों के अंदर जो पीसीओडी और पीसीओएस, ये नाम सुना होगा आपने, ये बीमारियां पनीर उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। और आजकल हम देखते हैं लड़कियां बड़े शौक से पनीर का रेस्टोरेंटों में बहुत मजे से स्वाद लेती है, और उम्र होते होते गायनेक प्रॉब्लम के इश्यू भी बढ़ जाते हैं, गायनेक पेन भी इतना बढ़ जाता है। ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से आपको आ रही है। तो आज हम दोनों साइड से देख रहे हैं, एक तरफ सही भोजन, एक तरफ गलत भोजन। तो ये चीजें, फिग, अंजीर के बारे में, फिर सबसे ज्यादा सुपर फूड है गूसबेरी। गूसबेरी मतलब आंवला। आंवला तो एनडीएस में नंबर 1 फूड कहा जाता है। सारा एनडीएस चल रहा है आंवले की वजह से, ऐसे भी कहेंगे। लेकिन विदाउट गूसबेरी, विदाउट आंवला भी आप ठीक हो सकते हैं। यहाँ से समझकर घर पे जाके ऐसे नहीं कहना है कि भाई जी आंवले तो हमारा बाजार 5 किलोमीटर दूर है, कैसे लेके आए। मैं कहता हूँ आंवला न मिले तो भी आप ठीक हो सकते हो, लेमन डालकर भी ठीक हो सकते हो। कोई भी दूसरी चीजें जो थोड़ी विटामिन सी से भरपूर हो, पाइनएप्पल के पीस डाल दिए, ऑरेंज के डाल दिए, तो नॉट डिपेंड ऑन पर्टिकुलर डाइट, बिकॉज एनडीएस इज नॉट ए डाइट प्लान, नॉट ए डाइट सिस्टम। जबकि नाम गाया हुआ है न्यू डाइट सिस्टम लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए, बट इट्स नॉट ए डाइट प्लान, नॉट ए डाइट सिस्टम, नॉट ए बेस्ड ऑन पर्टिकुलर डाइट। किसी भी पर्टिकुलर डाइट के ऊपर नहीं है। पालक ना मिले तो धनिया से जूस बनाकर मजे से पी लो, वो भी ना मिले तो मुफ्त में पीपल के पत्ते और बेड़ के पत्ते तोड़कर जूस पी लो, तो भी लोग सेहतमंद हो रहे हैं। मतलब एनडीएस में किसी की चलती नहीं है। कोई अपना बहानेबाजी नहीं बता सकता कि मेरे को तो घर में कोई रसोई बनाने वाला नहीं है। रेसिपी या मीनाक्षी बहन तो बना देती है 7 दिन के लिए, लेकिन घर पे क्या करे भाई जी, परेशान हो जाएंगे। कुछ भी घर पे जाके करने की जरूरत नहीं है। 8-10 नारियल ले लो बाजार से, खजूर के 2-4 केजी अंदर डाल दो, फिग अंजीर रख लो, फिर केले दर्जन रख लो। ऐसी ऐसी चीजें जो रेडीमेड हैं, जो चाकू से काटने की भी जरूरत नहीं है, वो चीजें जब भी भूख लगे खाते पीते रहो। एनिमा लगाते रहो जब तक बीमार हो तब तक, और चाय दूध कॉफी का सेवन बंद करो और फिर देखो चमत्कार। अनाज दालों का सेवन नहीं करते। गूसबेरी, फिर है ग्रीन चटनी, ग्रीन जूस या ग्रीन चटनी इज ए गुड मेडिसिन। तो कुल मैं रिपीट करवाना चाहूंगा, हम कितनी कितनी चीजों के बारे में बताया जो सही भोजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीट ग्रास, फिर देन सेकंड वन एलोवेरा, तीसरा अंजीर, चौथा आंवला, पांचवा ग्रीन जूस या ग्रीन चटनी। लोग कहते हैं आपके एनडीएस में तो सारा बंद करवा देते हैं, लेकिन ये 16 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सारी चीजें बड़े मजे से खा सकते हैं। और एक औषध, बहुत बढ़िया नंबर 1 औषध जो शिव को बहुत पसंद है, वो है वुड एप्पल, बेलफल। बेलफल के आज लोग मुरब्बे बनाते हैं, जूस भी नंबर 1 हमारी बहनें बनाती है। एक बार जिसने बेलफल का जूस चख लिया ना, इतना गन्ने के जूस से भी 10 गुना अच्छा बनाती है। बेलफल में वो पता नहीं क्या क्या डाल के इतना मजेदार मीनाक्षी बहन बना देती है। मैं पहले बेलफल पसंद नहीं करता था, हल्की हल्की ऐसी लाइट स्मेल आती थी, वो मुझे पसंद नहीं थी। पता नहीं क्या 2-3 चीजें मिलाकर उसका वो बैलेंस बना दिया। हर चीज को आपको बैलेंस बनाकर अगर थोड़ा सीख लो और भी बढ़िया मजा आएगा। इन डिटेल में जाएंगे तो काफी एक लंबी चीजें हैं। ये फूड के सेशन तो पूरे दिन चले, लेकिन इन शॉर्ट हम 2 घंटे के लिए ही मिले हैं तो जान लेते हैं। तो वुड एप्पल के बाद आएगा स्पिरुलिना। स्पिरुलिना का नाम तो आपने सुना होगा, मार्केट में रेडीमेड बॉक्स तैयार मिलते हैं या फिर टेबलेट्स मिलती हैं। लेकिन स्पेन के अंदर या ग्रीस के अंदर एक बार कुछ भूखमरा हुआ था, काफी समय तक दुष्काल हुआ था, उन दौरान सब लोग मरने लगे थे बिना खाने। तब वहां के जो मच्छीमारी का काम करते थे वो भूख के मारे बेचारे समुद्र में चले गए नाव लेके, और समुद्र में
से थोड़ी सी अंदर से कुछ सेवाड़ वो लेके आते थे और वो खा लेते थे, जो एकदम बदबूदार था। लेकिन उनके लोग सरवाइव कर गए। गवर्नमेंट को ये पूरा रिपोर्ट देना पड़ा कि ये लोग क्यों सरवाइव कर रहे हैं। पता चला कि ये कुछ समुद्री कोई वनस्पति खा रहे हैं। पता चला इट्स स्पिरुलिना, इसके अंदर काफी सारे तत्व पाए गए। फिर तो नासा ने उनके ऊपर, स्पिरुलिना के ऊपर काफी रिसर्च की और इनको सुपर फूड घोषित कर दिया। उनके साथ थोड़े फ्लेवर ऐड करके गोली बनाकर मार्केट में रख दिया और आज उनका मार्केट बहुत बड़ा है। जिनको विटामिन B12 की उणप है या कुछ कमजोरी आ रही है, फट से वो स्पिरुलिना, और ऐसे सप्लीमेंट भी बाजार में उपलब्ध है जो ऑर्गेनिक हो। तो ऐसी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी हम इस्तेमाल NDS में कर भी सकते हैं। जबकि आप गाजर, बीट, पालक और चौथी चीज अंकुरित मूंग, ऐसी चीजें भी अगर खा लेते हो तो B12 भरपूर मात्रा में होते हैं। लेकिन स्पिरुलिना भी एक अच्छा सा बढ़िया सा सोर्स है आपके लिए। फिर है स्वर्ग का वृक्ष, जिनको कहेंगे ट्री ऑफ हेवन, स्वर्ग में वो झाड़ होते हैं, वो है सहजन का। तो सहजन की फली हो, सहजन के फूल हो, सहजन की पत्तियां हो, सहजन की छाल हो या सहजन का मूल हो, पांचों चीजों का इस्तेमाल कर सक। एक ऐसा ही एक वृक्ष है जिनकी पांचों चीजें काम में आती है। हमारे यहाँ जो मजदूर लोग आते थे ना गुजरात में, वो सहजन के फूलों की सब्जी बनाते थे, पत्तियां और फूल डाल के। और अगर आप भी खा ले तो पेट सफाई तुरंत जाना पड़े। बेस्ट डिटॉक्स सब्जी है ये। तो इस हिसाब से उसमें सारे विटामिन A to Z सारी चीजें आ जाती हैं। लगभग 1500 से ऊपर उसमें कैल्शियम भी रहता है। और लोग कहते हैं घुटनों के दर्द हो या मसल्स पेन हो, सारी चीजों में सहजन काम में आती है। मेरी दादी बहुत सहजन की पत्तियां खाती थी, पाउडर भी बनाती थी। मैंने देखा लास्ट समय तक उसके घुटनों में दर्द रहा था। मैंने कहा ये तो गलत बातें बताते हैं कि सहजन में घुटनों के दर्द गायब करने की ताकत है, लेकिन वो अपना काम करते हैं। लेकिन हम फिर शरीर को लापसी, सीरा, घी, दूध, ये सब बीच बीच में डालते रहते हैं और एक तरफ आशा रखते हैं कि सहजन की पत्तियां खाकर हम ठीक हो जाएं। लेकिन इसलिए हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। हमें टोटली नेचुरल होकर जब हम प्राकृतिक जीवन शैली की गोद में बैठते हैं, माँ प्रकृति की गोद में बैठते हैं ना, तब हमें माँ का प्यार पता चलता है। तो आगे है लेमन। लेमन सबसे बड़ा क्लींजर है। लेमन के बारे में कहते हैं कि घुटनों वाले, पेन वाले, सूजन वाले, वो तो डरते हैं लेमन से। लेकिन लेमन एक सबसे बड़ी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो एक बार आप बॉडी डिटॉक्स कर लो एनिमा से या किसी भी तरीके से, बाद में अगर आप लेमन थोड़ा किसी भी चीज में डालते रहेंगे, आपकी एक एक नस नाड़ियों से चिकनाहट निकल जाएगी। और लेमन इज नॉट एसिडिक। हम समझते हैं कि लेमन क्या है, एसिड वाला है, इसलिए हमें थोड़ा, कोई तो अल्सर होते हैं ना, मुंह का अल्सर होता है, छोटी आंत का अल्सर होता है, वो कहते हैं पीड़ा होती है हमें। खास करके मुंह के अल्सर वाले कंप्लेन करते हैं कि मुंह में सीधा 1-2 ड्रॉप्स डाल दिया ना तो हमें बहुत तकलीफ हो गई। एक्चुअल में उनकी बात भी सही है। लेमन जब मुंह में जाता है तब तक वो एसिडिक होता है, बाहर जब रहता है तो एसिडिक होता है। जब अल्सर वाले पेशेंट आते हैं उनको लेमन बिना डरे दे सकते हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत में अल्सर है या किसी दूसरे आमाशय का अल्सर है, तो ऐसे पेशेंटों को हम लेमन को थोड़ा पानी में डाइल्यूट कर दो। मुंह के अल्सर वालों को नहीं देना है, लेकिन दूसरे अल्सर वालों को आप गले में जैसे अपनी सलाइवा उससे मिक्स होगी ना, तो सलाइवा मिक्स होते ही लेमन कन्वर्ट इनटू अल्कलाइन फॉर्म, तब जाके वो आमाशय में सीधा अल्कलाइन का काम करेगा। बड़े मजे से सारे अल्सर के घाव को निपटा देगा। और अमरूद का पत्ता, अमरूद, ये चीजें वो घाव को फिनिश करने में बहुत काम में आते हैं। तो कभी भी मरीज ऐसा कहे कि मुझे ये सूट नहीं हो रहा है, ये कच्ची चीज सूट नहीं हो रही है, तब तक कुछ दिनों के लिए ऐसी ऐसी चीजों को मरीज से हटा देना है। जरूरी भी नहीं है कि यह आहार को कंपलसरी दिया जाए। तो इस हिसाब से हम ये फूड को एक ट्रीटमेंट के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में डेट्स, खजूर,
खजूर भी अगर कमजोरी फील हो रही है तो 2-4 खजूर बड़े मजे से खा सकते हैं। हाँ, आधा किलो नहीं खा लेना है वरना गर्म भी लगेगा। कोई कहते कमजोरी बहुत आ गई, ऐसे ऐसे करके घी के साथ खजूर हम खाते थे बचपन में। और हमारे माँ बाप ने यही सिखाया था कि भाई होली मार्च महीना आता है ना, तो उन दौरान तो हम खजूर और वो दूसरे साथ में क्या होते हैं, पॉपकॉर्न भी होते हैं और हैं, हाँ दाल मखाने, ये सारी चीजें बहुत जम के, क्योंकि विंटर आ रहा है भाई, अब बड़े मजे से एंजॉय करना है फरवरी मार्च में, तो घी के साथ खा के फिर नाक से मुंह से काफी निकलता रहता है, हम सब फील करते हैं, क्योंकि पुराने लोगों ने कह दिया, हमें भी जीभ में बढ़िया टेस्ट आ रहा है, मजे आ रहे हैं, पेट भरा भरा लगता है। तो ऐसी गलत चीजें हम डाल डाल के शरीर को खत्म करते आए। छोटी छोटी बीमारियां जो बलगम और कफ से लेके फिर वही अस्थमा और बड़ी बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट होते हैं। नस नाड़ियों में भर जाने के बाद हमें लगता है कि हमारा शरीर बिल्कुल फ्रीज हो गया, पैरालाइज हो गया। ये सब एक दिन का खेल नहीं है। हमारे साथ भाई जी आए हैं लास्ट में, संजीव भाई जी के पास बैठे हैं। उनकी माता जी, उनकी पत्नी बता रही थी कि लगभग उन्होंने जीवन भर कोई दवाइयाँ नहीं खाई है, एकदम हेल्दी रहे हैं, अच्छे तरीके से फिट रहे हैं, सभी कामकाज करते रहे, अचानक से आ गया। तो हमारी डिस्कस हुई थी कि कोई भी चीज, मैंने उनको एग्जांपल दिया था कि आज हमने 100 रुपए डाले अपने डिपॉजिट में, बैंक को अकाउंट में, दूसरे दिन 100 डाले, तीसरे दिन 100 डाले, 1 साल के बाद कितने हो जाएंगे? लगभग 36,000 के आसपास हो जाएंगे। हमने कहा अचानक से 36,000 आ गए 365 दिन के बाद। तो ऐसे ही हम हर रोज बचपन से थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करते आए, और भगवान की मेहरबानी थी। कोई भी बहुत होशियारी बताए कि देखो मैं इतना खा रहा हूँ गलत, आप अच्छा अच्छा खा रहे हो फिर भी आप बीमार हो, और मैं गलत खाते खाते फिट हूँ। तो थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होता जाता है, लंबे समय के बाद भी नुकसानदायी होता है, और कई बार हमें लंबे समय के बाद हम बीमार न भी हो तो ये भगवान की कृपा है कि आपका जो मशीन बनाया है, वंडरफुल मशीन है। आपकी माँ बाप है ना, अच्छे होते हैं तो बच्चों की गलतियां माफ करते रहते हैं। एक बार गलती करे बच्चा, दूसरी बार करे, तीसरी बार करे, ऐसे माँ बाप हमने देखे हैं कि पूरा चौपट कर देता है, सारा खेल बिगाड़ देता है, पूरी पूंजी गायब कर देता है। लेकिन ऐसे बच्चों को भी फिर माँ बाप उठा लेते हैं, उनका जीवन समाप्त नहीं होने देते। ऐसे ही भगवान हमारे माता पिता है। बच्चा एक बार पका हुआ खाए वो भी गलती है, पका हुआ भोजन आग पर चढ़ाया हुआ, कोई बात नहीं, माफ कर देता है, 100 साल तक आपको बीमार होने नहीं देता। लेकिन बच्चा 2 बार खाता है तो कुछ 50 साल 40 साल के बाद बीमार करना शुरू हो जाते हैं हम। फिर 3 बार खाएं, ऐसे लोगों को 25 साल के बाद बीमार करना शुरू कर देता है। तो 3-3 बार मशीन को गलत डालते रहेंगे तो कुछ 25 साल के बाद, 50 साल के बाद, 70 साल के बाद आप बीमार होने वाले हो। तो न बीमार हो या कम बीमार हो, ये परमात्मा की मेहरबानी समझकर अपने आप को सुधार लेना ही, उसमें ही समझदारी होती है। और सबसे बेस्ट डाइट है हमारा कोकोनट, नारियल। नारियल इट्स ए कंप्लीट फूड। इसमें हर प्रकार के मिनरल्स, हर प्रकार के विटामिन्स वो बेस्ट होते हैं। बेस्ट नारियल का पानी, जिनको इनसे बढ़िया पानी कहा ही नहीं जाता, अमृत बोलते हैं। सृष्टि में आप पानी ढूंढोगे ना तो नारियल पानी से बेहतर और कोई पानी नहीं है। तो नारियल पानी किडनी वाले हो या फिर कोई भी पेशेंट हो, बड़े मजे से नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं। और उसमें जो गिरी निकलती है, नारियल की गिरी, कोकोनट, इसमें विटामिन सारे के सारे हैं, और इक्विवेलेंट टू मदर मिल्क भी कहा जाता है। बच्चे अगर दूध ना पीते तो नारियल का दूध पिलाकर सारे न्यूट्रिशंस उसमें हम दे सकते हैं। आगे है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल भी एनडीएस में, आपके ग्रीन जूस अभी शायद रेडी हो ही चुका होगा। तो हल्दी में भी बहुत अच्छे ऐसे एंटी कैंसरस चीज़ें भी हैं, कफ को नाश करने वाली चीज़ें भी हैं, तो हल्दी का भी सेवन कर सकते हैं। फिर औषध के तौर के ऊपर, भोजन के तौर के ऊपर नहीं, औषध के तौर के ऊपर करेला का भी प्रयोग कर सकते हैं। हर 10 दिन में, हर सप्ताह में, हर 15 दिन में, ऐसे करके करेला, ककड़ी, टमाटर का जूस भी हम पीकर अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। लहसुन और प्याज,
ब्रह्मा कुमारी में हमारे यहाँ तो यूज नहीं होता है लहसुन और प्याज, लेकिन जानना जरूरी है कि लहसुन और प्याज में भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम फूड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन लोग उनको मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते हैं, हार्ट की तकलीफें दूर करते हैं और काफ़ी सारे फायदे इनके भी मिलते हैं। इनकी मात्रा बहुत कम से कम, सप्ताह में या अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन में ब्लॉकेजेस आ गए, तो तुरंत ही उनका जो एक हृदय अमृत करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्याज, लहसुन और शहद, उसके साथ अदरक और लेमन, ये 5 चीज़ों का समान मात्रा में, समान प्रोपोर्शन में मिलाकर एक बोतल भर ली जाए, और जिनको बीपी है, हाई बीपी है, जिनको हार्ट ब्लॉकेजेस हैं, उनको दोपहर में इतना सा 10-15 ml, रात को सोने से पहले 10-15 ml, जल्दी से जल्दी नस नाड़ियाँ खुल जाती है। किसी को हार्ट अटैक आया नहीं, उसको थोड़ा लहसुन मसल कर उनको सीधा ही खिला दिया जाए या सीधी साबुत कली भी चबा कर खिला दी जाए, तो भी इमरजेंसी में वो, जैसे एलोपैथी वाले इंजेक्शन लगा के उसको हार्ट को पंप कर देते हैं इमरजेंसी में, उस तरीके से वो पंपिंग का काम करता है। इन डिटेल्स में हम जाएंगे तो पता चलेगा कि लहसुन में भी कुछ ऐसे ऐसे साइंटिफिक चीज़ें पाई गई है जो इमरजेंसी में बहुत वरदान साबित हुई है। लेकिन हार्ट बीपी मेरे को भी था, कोलेस्टेरॉल भी था, काफ़ी सारी बीमारियां थी, लेकिन मैंने बिना प्याज लहसुन के भी ठीक हुआ हूँ। तो ऐसा भी मानना जरूरी नहीं है, अपने धर्म के साथ जुड़ी हुई चीज है तो उनको ब्रेक करके हम वही करना ही पड़ेगा, ऐसा भी ब्रह्मा कुमारी जो फॉलो करते हैं उनको तो हम कहना चाहेंगे कि भाई छोड़ो प्याज लहसुन को, बिना प्याज अदरक का भी इस्तेमाल करके आप कोलेस्टेरॉल काट सकते हो, लिवर प्रॉब्लम काट सकते हो, जो भी तकलीफें हैं वो काट सकते हो। और अदरक भी एक बढ़िया सा सुंदर चीज है, अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स बड़े मजे से हम यूज कर सकते हैं अपने रोगों के अनुसार, ज़्यादा या कम मात्रा में। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो सबसे बड़ी औषधि है। और लास्ट में क्यूमीन, क्यूमीन मतलब जीरा, जीरे का प्रयोग भी करते हैं लोग, दही के साथ मिलाकर खाते हैं ये वो, लेकिन हमें वो उल्टी गंगा नहीं बहानी है, मिल्क प्रोडक्ट टोटली हम लेते ही नहीं है, तो क्यूमीन को भी हम किसी भी जूस में उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा डाइट हो गया है। भोजन, जो भोजन को हम औषध की तरह आज जो जानने के लिए एकत्रित हुए हैं कि भोजन कैसे औषध का काम करता है। कल मैं निर्भय भाई को बता रहा था, मैं कल सुबह उठा, मैं सुबह 3-4 घंटे थोड़ा ये स्टडी करता रहता हूँ, उसमें एक भाई जी बड़ी उम्र के आए ना, तो उसने मेरे को 15 मिनट का वीडियो था, उसमें वो मूली के बारे में बता रहे थे कि मूली है ना वो बहुत बढ़िया औषध है। मुझे आज तक पता नहीं था कि मूली के अंदर इतनी सारी चीजें बढ़िया बढ़िया होती है, और आप भी जानेंगे ना तो आपको भी सरप्राइज लगेगा। लेकिन आजकल तो हम खाने के विषय में इतने बड़े शौकीन हो चुके हैं ना कि दिल्ली जाएंगे ना तो क्या जानेंगे, भाई दिल्ली में क्या फेमस है खाने के लिए, तो पता दिल्ली के छोले भटूरे, इनके जैसे छोले भटूरे किधर मिलते नहीं है। कल मैं एक देख रहा था कि हर एक सिटी में जाते हैं, हमारे पोरबंदर में लोग मरी जाते हैं ना तो ठीक होने के लिए आते हैं, फिर पूछते भाई जी आपका पोरबंदर में खाने की फेमस चीज कौन सी है। मैंने कहा खाने के कारण तो आप पोरबंदर तक आ चुके हो चक्कर में, कौन सी फेमस चीज खाते खाते, अब फेमस चीज हमें खानी नहीं है। पोरबंदर में हमारे खाजली मिलती है, पोरबंदर की प्रख्यात खाजली, वो खाजली नाश्ते में इतनी मजेदार होती है, मसाले वाली खाजली, मीठी खाजली, मोरी खाजली, वो चाय के साथ खाने में मैंने भी बचपन में खाई है, और वो खाने के बाद दूसरा नाश्ता पसंद ही नहीं आता, सुबह सुबह नाश्ते में चाय और खाजली। लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी इतना मजे से होता है इनसे, क्योंकि पूरे मैदे से बनती है, फिर हम चलने उठने के काबिल भी नहीं रहते। तो ऐसी फेमस चीजों को खाने का भी आग्रह नहीं रखना चाहिए। मुंबई क्या फेमस कौन सी चीज है, वड़ा पाव, मुंबई जाएंगे तो वड़े पाव खाएंगे, आगरा जाएंगे तो पेठा खाएंगे, लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ की फेमस चीज है टिक्के कबाब, मैंने तो पता नहीं देखा भी नहीं है, हैदराबाद की बिरयानी फेमस है। तो ये हर शहर में जाकर
उनकी फेमस चीजें, यहाँ पंजाब हरियाणा में आए ना तो सरसों का साग और मक्के की रोटी फेमस है। तो मैं जब पराठे ही पराठे, बड़े बड़े, मैंने तो हरियाणा में बोर्ड देखे हैं, पानी आ जाता है, पढ़ते ही पानी आ जाता है कि पराठे ही पराठे। सुबह सुबह यहाँ भी एक एक पराठे दिए जाए तो और मजा आ जाए। मूली के अंदर सुरेश जी बवासीर पाइल्स में निकालने में बहुत अच्छी है, अच्छी नींद आने में उपयोगी है, शारीरिक थकान दूर करती है, गैस बनती नहीं है, गैस की समस्याएं अगर आपको हैं तो खत्म कर देती है मूली। हम तो डरते हैं कि गैस बनेगी मूली से, लेकिन वो उनको पकाकर खाते हैं ना, खारिये बनाकर। बड़े मजे की बात है, किडनी की कैंसर हो, स्टोन हो किडनी का, कैंसर हो, उसमें कैंसर में लीवर का कैंसर हो, किडनी का कैंसर हो, आंतों के कैंसर हो, मतलब हर प्रकार के कैंसरों के अंदर मूली का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि एंथोक्वाइनिन नाम का एक तत्व है मूली के अंदर। एंथोक्वाइनिन साइंस ने ढूंढ निकाला, वो कैंसर सेल को खत्म कर देता है और मुंह पेट आंत के कैंसर को निकालता है। और मोटापे में नींबू के साथ अगर मूली खाई जाए तो मोटापा भी जल्दी निकल जाता है। हमारे वहां एक मनोज गोयल करके एक भाई आए थे 152 किलो के, वो लेटे लेटे 18 केजी जब 40 दिन में उनका वजन गया। मुझे भी पता नहीं था मूली के अंदर मोटापे काटने की भी शक्ति है। वो क्या करते थे, दोपहर में 2 थालियां मूली भर के खाते थे, 2 थालियां, उसमें लेमन छिड़कते, थोड़ा मरी पाउडर डालते थे और चटनी के साथ मस्त। मैंने कहा यार इतनी मूली खा जाओगे, कच्चा भी इतना थोड़ी खाया जाता है, थोड़ा कम खाओ, एक तो वजन कम करना है। लेकिन ये खाते खाते वजन कम कर लिया। तो मतलब हमें अगर पता भी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो भी चिंता करने की बात नहीं है। फूड के विषय में आप जानते भी नहीं हो तो वो बजरंग बली की तरह क्या करना है, संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया था, वो पहाड़ लेके आ गए। ऐसे एनडीएस में आज के दिन का जो भी लेक्चर है कुछ याद भी ना रहा तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सब्जी मंडी में जाओ और पूरा पहाड़ उठा के लेके आ जाओ, हर चीज जो सीजनल मिलती है प्रयोग करते रहो, वो अपना काम करती रहेगी। यूरिनरी पेशाब बार बार आना, तो इसमें भी आपको मूली काम करेगी। ब्लड सर्कुलेशन, बीपी, शुगर, कोलेस्टेरोल के लिए तो मूली रामबाण इलाज है। तो आज का ये संडे हमारा सुपर संडे रहे सबके लिए। कुछ ऐसा हमने नॉलेज जाना भोजन के विषय में कि भोजन ही ब्रह्म है, भोजन को ब्रह्म की तरह पूजा की जाए, भगवान समझकर उनकी आराधना की जाए, उनके बारे में सही नॉलेज लेकर योग्य मात्रा में योग्य समय पर लिया जाए। तो भोजन ही हमें मारता भी है, भोजन हमें तारता भी है, ये पता चला। भोजन तारने का काम करता है। भोजनांते मृत्यु अतः भोजनांते जीवातु आहु, संस्कृत में कहा गया है। भोजन मृत्यु का कारण भी है, भोजन जीवन भी देता है।